हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल इजी मेथड में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज को दोबारा से रिज्यूम करा था, तो उसका प्रैक्टिस सेट 1 हमने डाल दिया है। तो आज हम उसी सीरीज में लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है। तो जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है वो प्रैक्टिस सेट 1 पहले देख के आइए। तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, बाकी में हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। ठीक है। अब भाई, आप ऐसा भी तो करते होंगे ना कि YouTube पे आप 1 से 1.5 घंटे की रील निकाल देते हो। वैसे ही तो भाई, जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं एटलीस्ट वो तो देख ही सकते हैं ना एक बार कि भाई इन्होंने क्या डाला है क्या नहीं डाला है। और भाई, जब बोला है कि गारंटेड रिवीजन यहाँ पे जब लिखा हुआ है थंबनेल पे, तो भाई सारे चीजें हैं या नहीं है। ठीक है। तो भाई, हमने जैसा कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में भी बोला था कि ये मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, या सीपीओ की कर रहे हो, या फिर आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब भाई देखो, एसएससी ने भी अपना रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया है। उसके हिसाब से यदि सीजीएल के एग्जाम डेट्स देखें तो 13 से 30 अगस्त। ठीक है। और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट्स देखें तो भाई अभी जून में ही है। तो भाई, आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट्स अभी क्या कर सकते हैं कि भाई जो जो चीजें पढ़ रखी है ना उन्होंने उनको रिवाइज करो। भाई अभी कुछ दिन ही बचे हैं, 10 से 12 दिन। तो 10 से 12 दिन में कोई नई चीज उठाओगे तो भाई शायद पुराना वाला भूल जाओगे। तो भाई ये है कि जो अब तक ही नई चीज जो नहीं पढ़ी है, तो भाई अब क्या उखाड़ लोगे तुम 10 12 दिन में। तो भाई अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। दूसरा चीज ये कि जो भी बंदे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अभी आराम से 2.5 महीने हैं उनके पास। ठीक है। तो अभी वीक पॉइंट्स पे काम करो थोड़ा, और लास्ट के 1 महीने में जब आ जाए तो भाई रिवाइज ही करना। क्योंकि भाई जो इतने दिन से नहीं करा तुमने, तो भाई वो 1 महीने में तो उखाड़ नहीं लोगे तुम। ठीक है। तो भाई, आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं, और जो कि पूरी तरह से पीवाईक्यू बेस्ड रहने वाला है। अब पीवाईक्यू बेस्ड तो भाई हर कोई करवाता है, लेकिन भाई यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, कि आप क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हो तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, और दूसरे तरीके से करोगे तो भाई थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है। और विद बेस्ट अप्रोच के साथ देखेंगे तो विद बेस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि भाई जो भी इन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो भाई उसको पता है कि भाई 10th लेवल की मैथ्स आ रही है, और 10th लेवल की जब मैथ्स आ रही है तो भाई यदि किसी भी कैंडिडेट को, एक रैंडम कैंडिडेट को हम उठाएंगे तो भाई वो भी पेपर सॉल्व कर सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई जो है वहां पे अच्छे से टाइम मेंटेन हो पाए। क्योंकि भाई कईयों का टाइम मेंटेन ही नहीं हो पाता है, इस वजह से वो क्वेश्चन पेपर को नहीं कर पाते पूरा। और भाई वो टाइम मेंटेन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार वो क्या है कि जो है ज्यादा कैलकुलेटिव मेथड अपना लेते हैं, जबकि क्वेश्चन थोड़ा सा ही था। मतलब वो इजी क्वेश्चन में भी उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना कि डिफिकल्ट में दे रहे हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि टाइम मेंटेन कैसे होगा। तो हमें वही चीज यहाँ पे सुधारनी है, और वो चीज किससे आएगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हमारे चैनल का नाम है इजी मैथ्स अड्डा। ठीक है। दूसरा चीज, इस पे बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो सबकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको लिंक, है ना। दूसरा चीज, इस चीज का सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रिलीवेंट बॉक्स एसएससी पे मिल जाएगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हो ये सर्च करके भी। ठीक है। तो अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि भाई देखो, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, भाई अब कमेंट्स चाहे कैसे भी हो, लेकिन जितना ज्यादा कमेंट्स आप करोगे उतना ज्यादा भाई मेरे अंदर एंथुजियाज्म के साथ मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो भाई अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए माफी। ठीक है। In a trapezium ABCD, AB is parallel to CD, AB is equals to 9 centimeter and DC is equals to 15 centimeter, and the distance between AB and DC is 4 centimeter. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने ट्रपेजियम पढ़ा है, तो ट्रपेजियम यहाँ पे हिंदी भी लिखी हुई है कि समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज क्या होता है कि मेरे पास चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति रहती है। मान ले एक एक तरीके से ये क्या है, मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ही है। लेकिन इसमें साइड का एक जो पैरेलल रहेगा ना, वो एक दूसरे के साइड का जो एक पेयर रहेगा उसमें एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू बड़ी दे रखी है, मतलब ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड डी सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे ए बी और सी और डी। ठीक है। ये मैंने बना लिया। ये क्या कह रहा है कि ए बी और डी सी के बीच में 4 सेंटीमीटर की दूरी है। अच्छा, ए बी और बी सी के बीच में 4 सेंटीमीटर की दूरी मान ली। ठीक है मैंने। अब क्या कह रहा है, ये एफ और जी मिड पॉइंट्स हैं ए डी और बी सी के। एफ और जी मिड पॉइंट्स हैं ए बी और बी सी के, तो मैंने एफ और जी को मिला लिया। ठीक है। अब मेरे से क्या कह रहा है ये, डीए एंड सीबी आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट द पॉइंट ई। अच्छा, डीई एंड जो है, सॉरी, डीए एंड सीबी को मैंने आगे बढ़ाया,
और वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ई पर मीट कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया, करो इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी हमको निकालना है। अब कैसे निकालोगे यहां से बताओ भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में कैसे निकालेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हिंट फोर ट्राइंगल में दे देता हूं तो मैं हिंट फोर ट्राइंगल, हिंट फोर ट्राइंगल एरिया, ठीक है। तो भाई देखो हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहां से, यदि हमारे पास क्या क्या पता रहना चाहिए ट्राइंगल के एरिया के लिए, कि भाई या तो मेरे पास तीनों साइड्स दी हुई हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। या फिर मेरे पास कोई स्टैंडर्ड ट्राइंगल दिया हो, जैसे कि वो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। राइट एंगल में हमारे पास कोई भी दो साइड होंगी, हम तीसरी साइड निकाल के नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में भी हम कर सकते हैं, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी हम कुछ तरीके से, एटलीस्ट हमारे पास कुछ भुजाएं दी हुई रहेंगी तो उनसे हम हाइट वगैरह निकाल के और हम तब एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे तो मेरे को कोई सीन ही नहीं दिख रहा है ऐसा, कि भाई मेरे को ना तो ई एफ पता है, ना ई जी पता है, ना एफ जी पता है, ठीक है। तो भाई अब इसको कैसे करेंगे, तो अब हम इसको समझने से पहले पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये भाई ट्रेपेजियम होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ट्रेपेजियम, जिसे हम बोलते हैं क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, समलम चतुर्भुज, ठीक है। अब जब ये समलम चतुर्भुज है तो भाई एक चतुर्भुज का एक प्रकार है, जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और रहोम्बस, रहोम्बस आपने पढ़ा होगा, समचतुर्भुज लाइक अ वर्ग, मतलब स्क्वायर की तरह ही रहता है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अलग रहती हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास ट्रेपेजियम में क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं, और किन्हीं भी, मतलब किन्हीं भी साइड का एक पेयर रहेगा ना। अब यहाँ पे साइड्स के दो पेयर हैं, एक तो ए बी और डी सी मान लिया, एक ए डी और बी सी मान लिया मैंने, ठीक है। तो भाई इसमें से किसी भी साइड का जो एक पेयर रहेगा ना, वो एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, आमने सामने वाली वाली भुजाएं, ठीक है। तो मान लो मैंने ए बी पैरेलल टू डी सी मान ली, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि जो ये अनपैरेलल साइड्स हैं ए डी और बी सी, तो यहाँ पे ए डी बराबर बी सी भी हो सकता है, और ए डी नॉट इक्वल टू बी सी भी हो सकता है, ठीक है। अब एडी इज इक्वल टू बीसी रह गया तो इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब ये हो गया मेरे पास समद्विबाहु ट्रेपेजियम, ठीक है। और यदि ये अलग अलग हैं तो दोनों को क्या बोल देंगे, स्केलन ट्रेपेजियम। स्केलन ट्रेपेजियम मतलब विषमबाहु जो है हमारे पास ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज, ठीक है। आपने ये ट्राइंगल में पढ़े होंगे लेकिन इनका कोई यूज नहीं है, बस मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि आपसे यदि कोई पूछ ले तो, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहां से क्या आना चाहिए, यदि मेरे को एरिया निकालने के लिए बोले, एरिया निकालने के लिए तो एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया ऐसे निकलता है कि मान लो मैंने पैरेलल साइड्स को, इसको ही मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। तो भाई यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ये डिस्टेंस को मान लो मैंने एच मान लिया, ए बी और जो डीसी के बीच की डिस्टेंस है ना उसको मैंने एच मान लिया, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये मेरे पास सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है इसका। तो यदि मैं एरिया को डेल्टा से डिनोट करूं तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस में बी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एच है, ठीक है। अब हालांकि आपको ये फॉर्मूला हर केस में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर केस में लगाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास क्या है कि कई बार इसको मान लो एडी की वैल्यू दे दी, बीसी की वैल्यू दे दी हमको, ठीक है। और हमारे पास यहां से कुछ और भी दिया है, जैसे कि इसने ये हाइट दे दी मेरे पास, ये दोनों दे दी, एक तो एडी और बीसी, और ये मेरे पास एक हाइट दे दी जिसका मैंने मान लिया ए ही हाइट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इससे, जब मैंने ए को मिला रखा है तो मैं इससे इसको और मिला देता हूं। तो ध्यान रखो जब ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि भाई सीधी लाइंस हैं, तो ये बराबर ये रहेगा, मतलब ये हाइट है तो ये भी हाइट ही रहेगी ना, मतलब दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस। तो हम यहां से जब निकालेंगे तो मेरे पास ये इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे पाइथागोरस हम ये निकाल देंगे और यहाँ पे पाइथागोरस हम ये निकाल देंगे, और हमारे पास ए बी या फिर जो है हमारे पास किसी की वैल्यू तो दी हुई रहेगी। तो ये बराबर हमारे पास जो ये है ना यहां से यहां तक, जैसे ई और जी, तो ई और जी किसके बराबर रहेगा, ए बी के बराबर। अब यहां से अलग अलग कॉन्सेप्ट बनते हैं लेकिन उन कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ के देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या रहता है, यदि हम डेल्टा से नोट करें तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस में बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैट, ठीक है। अब भाई कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं जो यहां से पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको मैं नोट लगवा के लिखवा रहा हूं, ठीक है, ढंग से लिखना। मान लो मेरे पास कोई ट्रेपेजियम ही था, दोबारा से मैंने बनाया है ना, और इसकी साइड्स हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मान लो मैंने पैरेलल खींच दिया, ठीक है। और दोनों के जो है ए बी की वैल्यू ए है और डी सी की वैल्यू बी है, ठीक है।
तो मेरे पास यहां पे यदि मैं एडी और बीसी का मिड पॉइंट यदि ई और एफ मान लूं, ई और एफ मान लूं, ई और एफ, ठीक है, तो यहां पे क्या याद रखना है आपको कि ई और एफ, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, जब ये मिड पॉइंट्स है ना तो इसकी वैल्यू पता है सीधी सीधी रहती है, ए प्लस में बी बाई टू, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का आधा कर दो। ये सीधी सीधी भाई, सीधा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं तो ये तक शॉक्ड रह गया कि भाई मेंस के एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल 2024 के मेंस के एग्जाम में इससे ही रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया, सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा था। पर ये वो कॉन्सेप्ट नहीं था, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि मान लो हमारे हमारे पास फिर से एक, मैं आपके सामने जो बनाता हूं, क्या मैंने बनाया आपके सामने फिर से समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, ठीक है, और इसके डायगोनल्स हैं डीबी और एसी। इन डीबी और एसी के मिड पॉइंट्स को मैं मिला दूं, इन डीबी और एसी, मान लो डीबी का मिड पॉइंट ई है और इसका मिड पॉइंट एफ है। ई और एफ मैंने इसको मिला दिया, तो यहां पे ई और एफ की वैल्यू क्या रहेगी, ए माइनस में बी बाई टू। यदि मैं ए बी को ए मान लूं और डीसी को E मान लूं, ठीक है। तो एक ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं भाई, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको यदि इनका प्रूफ देखना है तो मैंने अपने इजी मैथ्स अड्डा पे ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज चलाई थी एक बार, ठीक है, तो वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हुए हैं। डे फर्स्ट वाली वीडियो देखना, आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे आई टैब पे लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरे पास दो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और तीसरा और जो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है ना, वो ये बनता है कि मान लो मेरे पास कोई फिर से ट्रेपेजियम मैंने मान लिया ए बी इंटू ए बी और सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है मेरे पास, ठीक है। और मैं इन दोनों विकर्णस को मिला देता हूं, मैं इन दोनों विकर्णस को मिला देता हूं। तो मान लो मैंने ट्राइंग, इसका एरिया मैंने ए मान लिया, ये ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका ए, इसका एरिया बी मान लिया। तो यहां पे ये याद रखना, जो मेरे पास ए ओ डी और बी ओ सी का एरिया रहेगा ना, तो यदि इसका एरिया एक्स है तो मेरे पास इसका एरिया भी एक्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है, ए बी रहती है, सी बी सी, ठीक है। आप ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना, तीनों कॉन्सेप्ट के अलावा मेरे हिसाब से तो कुछ पूछा जाता है नहीं। और ये भाई एरिया वाला तो आप थोड़ा ढंग से याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से इसको प्रूव करते हैं कि मान लो मैं यहां से ए को सी से ज्वाइन कर दूं, तो मेरे को क्या करना होता है इसको प्रूव करने के लिए, कि मान लो मैंने ई एफ पैरेलल खींची इसके, जब ये ई एफ पैरेलल खींची मैंने, और मान लो ये जी पे काट रहा हो, ए सी इसको मिलाएंगे तब, तो सपोज करो जब ये मैंने पैरेलल खींची और ये मिड पॉइंट था, तो भाई मिड पॉइंट से जब ये पैरेलल होगी तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जी भी मिड पॉइंट रहेगा, और जब जी मिड पॉइंट रहेगा तो एडीसी ट्राइंगल को देखें तो ये डीसी बाई टू, और यदि ए बी सी ट्राइंगल को देखेंगे तो यहां से जी एफ कितना आ जाएगा मेरे पास, ए बी बाई टू, और यदि दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास यही तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे ही प्रूव करते हैं सिमिलैरिटी से, जो भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, और इसको हम सिमिलैरिटी से प्रूव करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ए, ठीक है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो। तो भाई मेरे पास अब मेरे को ये तो चीज समझ में आ गई कि भाई एफ और जी मिड पॉइंट्स है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, 15 और 9 24 का आधा 12 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। अब मैं ध्यान से अभी मैं समझा के आ रहा हूं जस्ट, कि भाई जब इसको मैंने मिड पॉइंट से प्रूव करा तो भाई इसको पैरेलल किया था, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब भाई एक ट्रायंगल में एक साइड तो पता चल गई मेरे को, लेकिन एक ही साइड से तो कुछ होना नहीं है, एटलीस्ट दो साइड तो होनी चाहिए मेरे पास, एटलीस्ट दो साइड तो होनी चाहिए, ठीक है। अब भाई आप सिमिलैरिटी से नहीं देख पा रहे हो कि भाई यदि मैं ई ए बी ट्राइंगल को देखूं, ई एफ जी ट्राइंगल को देखूं, और ई डी सी ट्राइंगल को देखूं, तो भाई जब ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, मतलब ये तीनों पैरेलल लाइंस हो गई। तो जब ये 9 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो किस रेशियो में है ये, 3:4:5 नहीं है क्या, 3:4:5 नहीं है क्या ये। और जब ये 3:4:5 है, तो मैं इनका एरिया किस किस में बोल सकता हूं, इसका एरिया 9 यूनिट रहेगा। मतलब यदि मैं यहां से निकालूं एरिया ऑफ ई ए बी रेशियो, एरिया ऑफ ई एफ जी, और एरिया ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं, ई डी सी, वो किस रेशियो में रहेगा, ई ए वी मतलब 9, ये किस रेशियो में रहेगा, ई एफ जी, ई एफ जी 4 है ना, मतलब 16 है ना, और ये किस में रहेगा, ईडीसी 5 है ना, तो 25, तो 9 16 और 25, ठीक है। अब जब मान के चलो कि भाई ये ई ए भी पूरा 9 था,
तो मैं यदि इसका निकलवाऊं ए एफ बी जी का, ए एफ बी जी 7 यूनिट, क्योंकि 16 - 9, 16 - 9। और यदि मैं इसका निकलवाऊं अब आपसे किसका, एफ जी डी सी, इसका कितना रहेगा 9 यूनिट, क्योंकि भाई 16 - 25 कर देंगे ना सीधा सीधा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से इस वाले तक यहां तक का घटा दो, ई एफ जी तक का। ठीक है। अब मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं, देखो ये मेरे पास क्या है, ए एफ बी जी प्लस में एफ जी डी सी करा मैंने, तो भाई ये तो और कुछ नहीं, ये तो मेरे पास सीधा सीधा सा समलम चतुर्भुज ही बन गया, समलम चतुर्भुज ही बन गया। और यहां से यहां तक का एरिया मेरे पास किसके बराबर है, ई एफ जी के बराबर। देख लो ई एफ जी का एरिया भी 16 यूनिट आ रहा है, और इसका एरिया मतलब ये मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम ही तो बन रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा मेरे पास ए बी सी डी, तो 16 यूनिट ही हो गया ना ये। और जब ये 16 यूनिट और ये 16 यूनिट, मतलब जो इस ट्रायंगल ई एफ जी का एरिया है वो और कुछ नहीं, वो ट्रेपेजियम एबीसीडी के एरिया के बराबर ही है। और एबीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 15 + 9 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितनी थी, 4 थी ना, तो 4 दूनी 8, यानी कि 24 दूनी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, एकदम डिटेल में समझाया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। ठीक है। दूसरा चीज है मेरे पास, ए सम ऑफ रुपीज 5760 अमाउंट्स टू 7200 इन 4 years एंड टू एक्स इन 12 years एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली इन बोथ द केसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। भाई जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है कि भाई अलग अलग मेथड्स में कौन कौन से, अलग अलग क्वेश्चंस में हमको किस किस लेस कैलकुलेटिव मेथड को अपनाना है, तो भाई कल ही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे वीडियो डाला है, यहाँ पे आई टैब पे आ रहा होगा, आप देख सकते हो, है ना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। ठीक ठीक है। तो मान लो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी। ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे जब सीआई की बात कर रहे हैं तो उस पे क्या रखता है, अब एसआई में तो हम थ्रू आउट द लाइफ स्पान, मतलब हर ईयर के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता है। तो सीआई में क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट रहेगा, जो फर्स्ट ईयर के बाद हमारे पास अमाउंट रहेगा, जैसे कि मान लो प्रिंसिपल मेरे पास 1000 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% है, तो फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हो गया, 1100। तो ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल रहेगा और यही फर्स्ट ईयर अमाउंट यही रहेगा, मेरे पास फर्स्ट ईयर का अमाउंट भी यही है और मेरे पास सेकंड ईयर प्रिंसिपल भी यही है। और जो सेकंड ईयर का अमाउंट आएगा, सेकंड ईयर के बाद जो अमाउंट आएगा वो मेरे पास क्या रहेगा, सेकंड ईयर के बाद जो अमाउंट आएगा वो मेरे पास क्या रहेगा, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मैंने कल समझाया था तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 10% है, मतलब 10% मतलब 1/10। तो आपने ये परसेंटेज में ही पढ़ लिया होगा कि भाई मेरे पास यदि कोई प्रिंसिपल 10 था तो वो 10 पे एक ब्याज मिलके वो एक साल में कितना हो जाएगा, 11/10। 11/10 मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, मेरे पास 11/10 है। 11/10 यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट होती, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो मेरे पास होती 6.66%, तो 6.66% कितना होता है, 1/15। मतलब कि 15 से 16 हो जाता प्रिंसिपल, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता उस केस में वो क्या रहता, 16/15। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि रहती मेरे पास, अब मान लो मैंने मान ली 11:1/9%, तो 11:1/9% क्या हो रहता है, 1/9। मतलब कि जो प्रिंसिपल यदि 9 है तो वो 9 से बढ़ के 10 हो गया, मतलब 10/9 का मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। ठीक है। तो मेरे को यदि अमाउंट निकालना है किसी भी कंसेक्यूटिव ईयर का, तो अमाउंट क्या रहता है, प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है। अब भाई जो मैंने फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल से अमाउंट पे गया, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, तो उसमें 11/10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो मान लो यदि ये प्रिंसिपल मैंने 1000 ही माना था, तो 1000 के बाद वो 1100 हो गया। ठीक है। अब ये 1100 जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, तो वो सेकंड ईयर का अमाउंट कितना बनेगा, सेकंड ईयर का अमाउंट कितना बनेगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ भी 10% है ना, तो वो 10% यहाँ 1000 पे ना लग के 1100 पे लगेगा वो। तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो सेम ही है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हर ईयर के लिए सेम ही है। मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हर ईयर के लिए सेम ही रहेगा जब वो कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं। हमने जैसे फर्स्ट ईयर से हम सेकंड ईयर पे गए, या फिर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर पे गए, या फिर फोर्थ ईयर पे रह गए, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो मेरे पास सेम ही है, 11/10। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। ठीक है। लेकिन भाई मैं सीधा वन से यदि फोर ईयर पे जाऊं, वन से यदि फोर ईयर पे जाऊं, तो भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बार गुणा हो गया, एक्स 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 और एक एक्स, मतलब एक्स और 4 टाइम्स, यदि मैं 4 ईयर्स के लिए ले रहा हूं तो 4 ईयर्स के लिए। ठीक है। तो यहां पे
अमाउंट आफ्टर, यदि मैं फर्स्ट ईयर निकालू तो प्रिंसिपल इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो जितने भी ईयर्स का हमें निकालना पड़ेगा, जैसे सेकंड ईयर का निकालू तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का 2 बार गुना, यदि थर्ड ईयर के बाद अमाउंट निकालू तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का 3 बार गुना। तो यदि एन ईयर वन निकालूंगा तो एन ईयर्स का क्या रहेगा, प्रिंसिपल इंटू में एक्स पावर एन टाइम्स, एक्स पावर एन टाइम्स। ठीक है। और इसके तुरंत बाद ही जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था वो ये समझाया था आपको कि भाई हमको कई बार ये रहेगा कि मान लो हमसे प्रिंसिपल दिया हुआ है कि प्रिंसिपल मान लो 1,000 है मेरे पास, है ना, और 1,000 के बाद आपको 4 ईयर के बाद का दे रखा है, 4 ईयर के बाद का, 4 ईयर्स बाद मेरे पास 46, सॉरी 146.4.1 हो गया ये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो भाई प्रिंसिपल से अमाउंट ये हो गया मेरे पास 4 ईयर में, तो यहाँ पे कितने ईयर का गैप है, 3 ईयर्स का गैप। तो 3 ईयर्स का जब गैप होता है तो हमको क्यू रूट निकालना है, मतलब 146.4.1 को रखो ऊपर और इसको रखो नीचे 1,000। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, देख लो यहां से 11/10, 11/10। मतलब मैं यदि यहां से पीछे जाना चाहूंगा तो मेरे को जस्ट इसका क्यूब रूट ही तो निकालना पड़ेगा, जस्ट यहां से आ जाऊंगा तो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे पूछा है हमसे कि भाई ए सम अमाउंट्स टू 5760 इन 7200 ईयर्स। अब 5760 इन 7200 इन 4 ईयर्स बन रहा है, 4 ईयर्स में वो 7200 बन गया। तो भाई 4 ईयर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां से नहीं निकाल सकता क्या मैं? 4 ईयर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, 7200 पौन में 5760, तो मतलब कितना हो जाएगा, 24 × 72, एक जीरो से एक जीरो, मतलब 24 × 72, और 24 की स्क्वायर ही तो होता है 576। तो मेरे पास जो क्या 5/4 आ रहा है ना। तो यदि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता मेरे से 4 ईयर की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 ईयर का कितना बन जाता मेरे पास, 5%, 25%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 ईयर का है मेरे पास, 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। पर ये 5/4 क्या है, ये मेरे पास 5/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर। जब ये 4 ईयर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो 12 ईयर्स का निकालना है। अभी मैं आपको समझा के आ रहा हूं कि मान लो प्रिंसिपल से चाहे मेरे पास अमाउंट कुछ भी रहा है, यहाँ पे अमाउंट चाहे मेरे पास कुछ भी आया 1 ईयर के बाद, यहाँ पे यदि मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स रहा है, तो अब इसके बाद भी जो मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा वो भी तो एक्स ही रहेगा ना मेरे पास। तो वो अब ये यहाँ पे 4 ईयर्स के लिए जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है, तो अगले 4 ईयर के लिए 5/4 है, फिर उससे अगले ईयर के लिए भी 5/4 है। ठीक है। तो मतलब मैं यहां से क्या कह पा रहा हूं, देखो ये क्या हो गया मेरे पास, अमाउंट यहां से 5760 था ना, और 5760 पे मेरे को 5/4 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग के वो 7200 हो गया मेरे पास अमाउंट। तो या तो ऐसे करो कि 7200 का 5/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000, और 9,000 का 5/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9,000, यदि 2,000 और 2,225 इंटू में फिर हमको गुणा करना पड़ेगा, मतलब 2,250 इंटू 5 कर दो। या फिर सीधा 5760 को यहाँ पे जितने भी ईयर्स का लिया है, मतलब 4 ईयर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यदि 5/4 है, तो 4×12, मतलब इसका क्यूब ही तो निकाल दो, जस्ट 5/4 का 3 टाइम गुना कर दो। ठीक है। तो 4×4 = 16, चौक 64, 64 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये, 64, मतलब यदि मैं 64 लूं तो यहाँ पे 9 बार कट जाएगा, 90, और 90 इंटू 5 450, 450 इंटू 5 करेंगे तो कितना है, 1350, और इसका गुणा इससे कर देंगे, सीधा सीधा मेरे पास आंसर आ जाएगा 11,250। ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे पूरा भी कॉन्सेप्ट भी समझा दिया आपको, देख लो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, है ना। और जिसको यदि चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है, क्विक रिवीजन करना है, तो कल ही वीडियो डाला है, देख सकते हो जाके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और है क्वेश्चन, एट व्हाट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 6 ईयर्स, 8 टाइम्स इन 6 ईयर्स। तो अब मैं भाई क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं है, मैं दोबारा से मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझाऊंगा भाई, जितनी बार रिपीट करोगे उतना फायदा रहेगा। कि मान लो मेरे पास प्रिंसिपल था, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल पी था, तो मैंने क्या करा कि भाई मेरे पास यदि एक्स मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया ही। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट आ गया, अमाउंट फर्स्ट ईयर, है ना। और अमाउंट फर्स्ट ईयर पे यदि मेरे को सेकंड ईयर का अमाउंट चाहिएगा तो इसको भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब ये एक्स जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा वो हर ईयर के लिए सेम रहेगा, अभी अभी बता के आ रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, अमाउंट सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर। और ऐसे ही यदि थर्ड ईयर के लिए करना पड़े तो भाई एक्स का मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, यहाँ पे अमाउंट थर्ड ईयर के आ जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं यहां से, मैं क्या देख पा रहा हूं कि भाई जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट था ना, वो फर्स्ट ईयर में अमाउंट था, तो वो फर्स्ट ईयर में अमाउंट प्रिंसिपल का एक्स टाइम हो गया, मतलब गुणा एक्स टाइम्स हो गया ना ये।
एक्स टाइम्स। ठीक है, यहां से यहां भी गया तो भी एक्स टाइम्स हो गया, और यहां से यहां गया तो भी एक्स टाइम्स हो गया। ठीक है, ठीक। तो भाई मैं क्या देख पा रहा हूं कि यदि मेरे को प्रिंसिपल से डायरेक्ट थर्ड ईयर में जाना पड़े, तो यहां से कितना टाइम्स हो गया, ये एक्स क्यू टाइम्स हो गया, मतलब यहां से यहां जाऊं तो सीधा सीधा, यदि एक्स क्यू टाइम्स हुआ है यहां से। ठीक है, तो अब मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं, यदि मेरे को यहां से प्रिंसिपल पे जाना पड़े, प्रिंसिपल पे जाना पड़े, यदि मेरे को यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़े, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से कैसे निकलेगा, कि मान लो वो एक्स क्यू टाइम्स कितने ईयर्स में हुआ है, 3 ईयर्स में हुआ है ना, 3 ईयर्स में हुआ है ना। ठीक है, मतलब वो यदि 3 ईयर्स में एक्स क्यू टाइम्स हो गया, तो 1 ईयर का निकालूंगा, तो 1 ईयर का कितना रहेगा मेरे पास, 1 ईयर का, इसका मेरे को 1/3 करना पड़ेगा। 1/3 मतलब 1/3 मतलब इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। यदि यहां पे अब ये 8 टाइम्स दिया हुआ है 6 ईयर में, यदि 8 टाइम्स हो रहा है इसी प्रकार से, 6 ईयर में 8 टाइम्स हो रहा है, तो 1 ईयर में कितना होएगा वो, 8 का 1/6 टाइम्स, 8 का 1/6 टाइम्स, इतना ही तो होगा। क्योंकि देख लो 1 ईयर में ये इतना ही तो बना, एक्स क्यू का 1/3 टाइम्स, मतलब एक्स टाइम्स ही तो बना, एक्स टाइम्स ही तो बना। अब तो यहां से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया होगा आपको, कि भाई जब 1 ईयर में 8 की पावर 1/6 टाइम्स हुआ, तो 1 ईयर में मतलब इसको 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 1/6 टाइम्स। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया, 1 = 2 की पावर 1/2 टाइम्स, मतलब 1 ईयर में ये √2 टाइम्स हो गया, 1 ईयर में √2 टाइम्स हो गया ये। अब भाई आपको देखो कुछ वैल्यू याद रखनी है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। भाई एग्जाम में देके रखता है, यदि ना देके रखे तो आपको काम आएंगे 2.236। ठीक है, एटलीस्ट ये तीनों वैल्यूज तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये 1 ईयर में, ये 1 ईयर में हो रहा है इतना, √2 टाइम्स मतलब 1.414 टाइम्स, और जब 1 ईयर में 1.414 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब मेरे पास कितना एक्स्ट्रा ब्याज जा रहा है, मेरे पास ब्याज मिल रहा है 0.414 का, और 0.414 यानी कि 41.4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास, 41.4। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई। अगले जब वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन लेंगे तो आपको और समझाएंगे, तब आपको रिपीटेशन जब आएगी बार बार, तो भाई आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अब ये आगे भाई हमारे पास मेंसुरेशन के क्वेश्चन, और ऐसे ही सेम 3 क्वेश्चंस उठाए हैं आपको समझाने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वोयर इज 15 मीटर एंड गुणा 12 मीटर एट द बेस। अच्छा, एट द बेस इतना है, तो भाई रिजर्वोयर ऐसा तो है नहीं कि भाई वो बेस ही बेस पे खत्म हो गया, कोई जलाशय है पानी का, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो जब बेस पे बेस पे बेस पे बेस पे बेस, मतलब वो घनाभ बन जाएगा, एक घनाभ। तो एक घनाभाकार मेरे पास वाटर रिजर्वोयर है, ये आपको ढंग से देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे एक क्या है, कि घनाकार है, सॉरी घनाभाकार, घनाभाकार मतलब क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मेरे पास क्या है, एक जलाशय है, जलाशय। ठीक है, जिसका मेरे को क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, मान लो इसको मैंने यदि 5 सेंटीमीटर मान लिया, तो ये मेरे पास, सॉरी इसको 15 है, तो इसको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, 1 सेकेंड। अब ये कहना चाह रहा है, वाटर फ्लोज इनटू इट थ्रू अ पाइप हुज क्रॉस सेक्शन इज 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कोई पाइप है ना, पाइप। ठीक है, तो ये मेरे पास पाइप है, और इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, 5 सेंटीमीटर इंटू में 3 सेंटीमीटर, मतलब एरिया। ठीक है, आधार का बेस है ना, एट द रेट ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इसमें से जो पानी जा रहा है ना यहाँ पे, मान लो मैं पानी भर रहा हूं, है ना, पानी भर रहा हूं मैं, पानी भर रहा हूं, पानी जा रहा है यहाँ से वाटर। अब ऐसे चित्र बना के समझा रहा हूं इस बार, बाकी अगली बार लिखूंगा तो सिर्फ एक ही स्टेप में आंसर आते हैं इन क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये क्या है, कि एक पाइप है जिसका अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन द रिजर्वोयर इन 25 मिनट्स, मतलब ये 25 मिनट्स में कितना भर जाएगा उतना बताना है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जितना ये पानी भरेगा, जितना ये पानी भरेगा, मतलब जितना पानी भरेगा मतलब इसकी कैपेसिटी जितनी रहेगी, 25 मिनट में जितनी कैपेसिटी से ये वाटर निकाल पाएगा, उतनी ही वाटर राइज करेगा, मतलब भाई जितना इसमें वाटर गिराएंगे उतना ही तो वाटर राइज करेगा। तो मान लो मैंने इस हाइट तक ये पानी को रेज करवा दिया, पानी यहां तक बढ़ गया।
ठीक है, तो पानी यहां तक बढ़ गया, अब पानी यहां तक बढ़ गया है। अब तो मान लो मैंने उस वाटर लेवल को एच मान लिया, एच। अब यहां पे क्या कह रहा है ये 15 मीटर और 12 मीटर थे, ठीक है। तो हमको ये निकालना है कि फाइंड द हाइट टू विच वाटर राइज। तो वाटर राइज करेगा मतलब 15 × 12 और इंटू में एच। एच हाइट मान लिया इज इक्वल्स टू, भाई ये जितना पाइप उसमें रिलीज करेगा पानी उतना ही तो करेगा, मतलब इसका अनुप्रस्थ काट तो है 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब 5/100। मीटर में बदल रहा हूं मैं सबको, 3/100। ठीक है, अब ये 16 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, 16 मीटर पर सेकेंड से। मतलब 16 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि भाई ये 1 मिनट में अपनी लंबाई का 16 मीटर इसमें डाल रहा है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो दूसरे सेकंड में ये कितना डाल देगा, 32। तीसरे सेकंड में कितना डाल देगा, 48 मीटर तक पानी ये डाल देगा। ठीक है, तो मतलब 1 सेकंड में जब ये इतना करा इसने 16, तो 1 मिनट में कितना कर देगा ये, 16 × 60। भाई 1 सेकंड में इतना करा उसने, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, मतलब 1 मिनट में इतना इतने कर दिया। तो 25 मिनट में वो कितना भर देगा इसको, 25 टाइम्स इसका। तो मतलब यहां से सीधा सीधा सा क्या है मेरे पास कि जितना ये वाटर राइज करेगा वो उतना ही तो वाटर राइज करेगा ना, कि भाई जितना ये पाइप पानी गिरा पाएगा उसमें। और पाइप पानी कितना गिराएगा, 5/100 इंटू में 3/100, मतलब इसका जस्ट वॉल्यूम ही तो कैलकुलेट करना है हमें। ये 16 मीटर पर सेकंड, मतलब एक बार 1 सेकंड में यदि ये अपनी लंबाई का 16 मीटर तक पानी डाल सकता है इसमें, तो ये 25 जो है मिनट में अपनी लंबाई का कितने पानी डाल चुका होगा, 60 इंटू में 25 मीटर इतना तक डाल चुका होगा, तो 16 × 60 × 25। अब यहां से एच की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो देखो 5 × 15। ठीक है, ओके हो गया, है ना। अब देखो यहां से 12 × 5 = 60। तो यहां से अब सीधा सीधा निकाल दो, 16 × 5 = 80, और 80 इंटू में 25 करूंगा, तो ये ऊपर क्या क्या बन जाएगा मेरे पास, 80 × 25 अपॉन में 100 × 100। ठीक है, तो एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 25 × 200, यानी कि 2000 अपॉन में 10,000। एक 3 0 3 0, मतलब एच की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0.2। अब पूरा जब क्वेश्चन हमने मीटर में सॉल्व करा है तो मीटर में तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे पास 0.2 मीटर इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, यहाँ तो पूरा चित्र वित्र बना के करा है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे। वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक 200 मीटर इंटू 150 मीटर थ्रू ए रेक्टेंगुलर पाइप 1.5 मीटर एंड 1.25 मीटर एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 20 किलोमीटर पर आवर। इन वॉट टाइम विल द वाटर राइज बाई 2 मीटर्स। मतलब राइज हमको करना है 2 मीटर के लिए, तो भाई अभी हमसे जस्ट कितना राइज करेगा वो पूछा था, तो मैंने एच मान लिया। तो जब यहाँ पे एच की वैल्यू तो डायरेक्ट ही 2 मीटर दे दी ना। देखो यहां से 2 मीटर राइज कर रहा है, तो मतलब कितना रहेगा, 200 इंटू में 150। सीधा इक्वेशन लिखूंगा अब तो मैं, इंटू 2। ठीक है, अब वो पाइप का अनुप्रस्थ काट कितना है, 1.5 1.25। इसको इजी वे में कर लेते हैं, 1.5 मतलब 3/2। और ये 1.25 कितना होता है, 5/4। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 3/2 इंटू में 5/4। अब ये 20 किलोमीटर पर आवर से भर रहा है, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। मतलब ये 20,000 जो है मीटर पर आवर भर रहा है, पर आवर। तो मतलब 1 मिनट में कितना भर देगा, 20,000 अपॉन में 60 मीटर पर मिनट। अब मीटर पर मिनट में आ गया, ये ध्यान रखो, क्योंकि हमने आवर को मिनट में बदल लिया ना यहाँ पे। अब आपको भाई, आपने ये सोचोगे कि भाई गुणा क्यों नहीं करा आपने, क्योंकि भाई हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलते हैं, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी हमको जब मिनट में बदलना पड़ेगा तो भी तो हमको 60 से डिवाइड करना पड़ता ना। तो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे, और कुछ तो मैंने क्या करा है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है ये, इन हाउ मैनी मिनट्स, तो हमको मिनट्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमको ए मिनट की वैल्यू निकालनी है अब यहाँ पे, और कुछ नहीं करना मेरे को। ठीक है, तो बताओ कैसे कैसे करना है। देखो, ये 3 0, 1 2 और 3, तो 3 0 ये मैंने काट दी। ठीक है, 20 × 60। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, तो मतलब 5/8 तो आ गया यहाँ से, और यहां से मैं इसको काट सकता हूँ, 5 × 15। ठीक है, तो 2 × 6 दूनी 12, है ना, और 12 × 96। तो ये तो आ गया मेरे पास 96 इज इक्वल्स टू मीटर पर मिनट, मतलब मेरे पास सीधा सीधा आंसर क्या आ रहा है यहाँ से, 96 मिनट। ठीक है, तो 96 मिनट में ये पूरा राइस कर जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है ना, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर।
कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा भाई। ये थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि भाई यहाँ पे जलाशय का वो दिया हुआ है 225 × 160, और यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाली चाहिए। 40/100 कर देता हूँ, यहाँ पे 60/100 कर देता हूँ। 5 घंटे में स्तर बताना है उसका, 5 घंटे में पानी का स्तर 20 सेंटीमीटर हो जाए। तो मतलब 20 सेंटीमीटर, मतलब 1/5 कर देता हूँ मैं, 20 सेंटीमीटर, 20/100, है ना। 1/5 सेंटीमीटर, मतलब एच की वैल्यू दी हुई है यहाँ तो सीधे सीधी। और ये 5 घंटे में पानी का स्तर है, मतलब यहाँ पे 5 लगा दिया मैंने, है ना। और इसको अब सॉल्व कर दो सीधा सीधा। यहाँ पे यदि मैं उसकी रेट ऑफ स्पीड को एक्स मान लेता हूँ, तो अब इसको सॉल्व भी तो करना है सीधा सीधा, और क्या करना है मेरे को। ठीक है, करते रहना और मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप अपने तरह से सॉल्व करना और हमारी तरह से देख लेना, ठीक है। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर बिटवीन 70,000 एंड 75,000 विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 225, 250 एंड 275 लीव्स a रिमाइंडर ऑफ 61 in each case. The sum of the digits of x is, ठीक है। तो भाई मैं तो यहाँ पे तो आपको बता देता हूँ मेथड 1, हाँ, और यहाँ पे बता देता हूँ आपको मेथड 2। तो प्रियोरिटी ये रहेगी कि भाई आप प्रियोरिटी आप इस मेथड को सीख पाओ, ठीक है। और बाकी आप जनरल मेथड से करोगे तो ये तो है ही। 70,000 और 75,000 के बीच में कोई संख्या है मेरे पास विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 225, 250 और 275। भाई मैं यहां संख्याओं पे इतना क्यों जोर दे रहा हूं, तो उसको जब हमको डिवाइड करना है तो डिवाइडेशन में मैं देखूं तो मेरे पास 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, कि उनके सम ऑफ डिजिट्स यदि 3 और 9 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी संख्या 3 और 9 से डिवाइड होगी। यही तो होता है ना। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, या तो डिजिट सम 0 हो या फिर 9 का कोई मल्टीपल हो तो होता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास 225 और कुछ नहीं, ये मेरे पास सिर्फ 25 × 9 ही तो है। ओ सर, मतलब आप समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हो आप, कि भाई वो संख्या यदि 61 दे रहे हैं, ये तीनों तीनों डिवाइड करने पे 225, 250, 275 को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो 61 रिमाइंडर दे रही है, 61 रिमाइंडर दे रही है हर केस में। तो वो संख्या क्या रहेगी, वो संख्या चाहे कुछ भी रहेगी मेरे पास, लेकिन वो n+61 रहेगी, n+61। और ये n क्या रहेगा, n, n क्या रहेगा, ये मेरे पास 225 का मल्टीपल, 225 का मल्टीपल। हालांकि वो 250 का भी रहेगा और 275 का भी रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम जल्दी से, तो ऐसे लगा रहे हैं। ये n जब 225 का मल्टीपल रहेगा, मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि वो संख्या क्या रहेगी मेरे पास, 225 × n+61, ठीक है। अब भाई ये चीज बताओ कि 225 n ये तो पूरा पूरा 9 से डिविजिबल है, पूरा पूरा 9 से डिविजिबल है। मतलब मेरे को सम ऑफ डिजिट्स निकालना है ना, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स निकालना है मेरे को। तो सम ऑफ डिजिट्स यदि मैं निकालूंगा तो वो सम ऑफ डिजिट्स भी तो 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए इस केस में। 225 का निकाल रहा हूं मैं, तो वो 9 या 9 का मल्टीपल ही तो रहेगा। तो मेरे को 61 को डिवाइड करके देखना है। 61 को 9 से डिवाइड करो तो कितना शेष आता है, 9×6 = 54, यानी कि 7 शेष आता है। तो ऐसा कोई वो देख लेते हैं हम सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे जो ऑप्शंस में गिवन है, कि भाई उसमें यदि हम 9 का भाग दें तो हमारे पास 7 शेषफल आ जाए। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 9×3 = 27, 2 आ रहा है, यहाँ पे 9 और 7 = 16, सही है, ये ऑप्शन ठीक है। ये उनके लिए है जिनका अच्छे से दिमाग चलता है। 225 का मल्टीपल देखा और सीधा हमने देख दिया कि भाई डिजिट सम लगा के। अब मेथड 2 में तो वही देखेंगे कि भाई 225 है ना, और यहाँ पे 250 है और 275 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, 25 × 9, 25 × 10। यदि कोई संख्या डिविजिबल है तो वो उन तीनों से डिविजिबल होनी चाहिए, 25 × 11, ठीक है। तो 25 कॉमन, 25 × 9 225, 225 × 10 करेंगे 2250, और 2250 × 11 मतलब 0, 5, और 121, 242, यानी कि 247, ठीक है। और हमको क्या चाहिए यहाँ पे, लीस्ट नंबर दैट 70,000 और 75,000 के बीच में, ठीक है। तो मतलब इसका कितने टाइम्स कर देता हूँ मैं, 3 टाइम्स कर देता हूँ, तभी तो आएगा 70,000 और 75,000 के बीच में। 24×3 = 72, है ना, और 75×3 = 225। तो मतलब ये हो गया मेरे पास 72,000 और 2250, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास कितना, 74,250। तो मतलब वो लीस्ट नंबर मेरे पास 74,250 है। और इससे 61 ज्यादा रहेगा, क्योंकि हर संख्या 61 रिमाइंडर दे रही है ना। तो अब जोड़ लो, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 6 और 5 11, 2 और 1 3, और 74 311। अब इनका डिजिट सम निकालो तो 7 4 11 और 3
14, 15 और 16, तो 16 ही तो आ रहा है। मेथड वन तो उनके लिए जिनका दिमाग हाईफाई तरीके से चलता है, मेथड टू आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन लेके आया हूँ बैक टू बैक, आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अच्छे से, ठीक है। इफ द नंबर A9257 B684 इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ A-B। A-B की लीस्ट वैल्यू मतलब न्यूनतम मान बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले तो रिवाइज करना है 11 का मल्टीपल रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पहले तो याद करना है, ठीक है। अब याद हो जाए तब एक बात बताना कि भाई पहले ये लिखो कि सम ऑफ ऑड जो प्लेस पे जो डिजिट्स हैं माइनस सम ऑफ जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, ठीक है। तो उनका डिफरेंस लेना है, तो मैं लेता हूं पहले 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 और 19 प्लस ए, ठीक है, 19 प्लस ए। अच्छा, अब देखो यहां से 8 प्लस बी, 13 प्लस बी और 22 प्लस बी, 22 प्लस। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 19 से पहले ही 3 बड़ा है, तो भाई अब हम बी को कोई माइनस माइनस में तो ले नहीं रहे हैं कि भाई हम ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक। तो भाई हमें इनका डिफरेंस जब लेंगे तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब वो 11 ही हो सकता है, वो 22 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 22 लेंगे तो ए और बी जो है डबल डिजिट की संख्याएं बन जाएंगी, और डबल डिजिट हमको लेना है नहीं। यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर्स हैं सारे के सारे, तो 22 नहीं हो सकता, 0 और 11 होना चाहिए, ठीक है। या तो इनका डिफरेंस 0 हो या फिर इनका डिफरेंस 11 हो, ठीक है। तो भाई कई तो बनाने लग गए होंगे 19 प्लस में ए डिफरेंस 22 प्लस में बी इक्वल्स टू 0 करके देखें, भाई ऐसा नहीं करना हमें। हमें सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर लगानी है, और यहां से देखो कि भाई 19 और 3 22, ये इससे 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अब मैं कह सकता हूं कि ये इससे 3 ज्यादा है, और यदि हमको डिफरेंस को 0 बनाना है तो मैं बी की जितनी वैल्यू लूं उससे 3 ज्यादा ले लूं यदि ए को, तो मेरे पास डिफरेंस 0 बन जाएगा। मतलब यदि मैं बी की वैल्यू को 0 ले लेता हूं तो ए की वैल्यू को मैंने 3 ले लिया, यदि बी की वैल्यू को 1 ले लेता हूं तो ए की वैल्यू को मैंने 4 ले लिया। मतलब एक कंडीशन तो मेरे पास ये हो गई कि बी से मैं 3 ज्यादा ले लूं ए की वैल्यू को, ठीक है। अब मेरे को यहां पे तो 0 डिफरेंस हो गया, लेकिन अब मेरे को 11 डिफरेंस बनाना होता तो मैं कैसे करता। ये पहले ही 3 ज्यादा है इससे, ये पहले ही 3 ज्यादा है इससे, 19 और 3 22। तो मतलब मैं क्या करता हूं कि इसका डिफरेंस 11 बनाने के लिए मैं जितना भी ए की वैल्यू लूं, जितना भी ए की वैल्यू लूं उससे 8 और ज्यादा ले लूं, तो 8 और 3 11, मतलब जो वी की वैल्यू है वो ए से मैं 8 ज्यादा ले लूं, तब मेरे पास हो सकता है ये 0 और डिफरेंस 11। मतलब यदि ये तो कितना हो गया, 0 डिफरेंस वाला हो गया केस, और ये मेरे पास कितने का ये मेरे पास 11 का डिफरेंस वाला हो, ठीक है। आपको दोनों मेथड बता दिए मैंने। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए माइनस में बी की न्यूनतम वैल्यू क्या पॉसिबल है, ठीक है? तो भाई जब ये +3 लिया है मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू, तो मान लो मैं ए की मैक्सिमम वैल्यू लेके देखता हूँ पहले 9 यहाँ पे, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या रहेगी, मेरे पास 6 रहेगी, 6 रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरे पास जो a माइनस बी की वैल्यू 3 आ सकती है, लेकिन भाई मेरे पास ये -8 और 0 भी तो दी हुई है, ये दिखाने के लिए थोड़ी दिए हैं। तो मतलब मेरे पास अब यहां से देखूंगा कि यदि मेरे पास इनमें से कोई वैल्यू नहीं हुई तो 3 ही आंसर मेरे पास। लेकिन यदि इन दोनों में से कोई वैल्यू हुई तो वो लगाएंगे ना हम। नीचे वाला केस देखो, नीचे वाला केस, यदि मैं ए बी की वैल्यू को 9 लूं तो ए की वैल्यू 1 ले ली मैंने, ए की वैल्यू 1 ले ली, मतलब इनका डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गया। तो भाई 8 तो 3 से बहुत ज्यादा है, मतलब ये 14 भी नहीं हो सकता मेरे पास, 14 तो आंसर हो ही नहीं सकता मेरे पास, ठीक है। अब ये 9 और 1, ये तो मैक्सिमम वैल्यू ली थी मैंने बी की। अब बी की मैक्सिमम यदि मैं 8 ले लूं, बी को 8 ले लूं, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास 0 आएगी। अब मेरे पास ए और बी का डिफरेंस कितना आ रहा है, -8। ये -8 इसकी न्यूनतम वैल्यू पॉसिबल रहेगी, तो ये भी मेरे पास आंसर नहीं होगा, ठीक है। और यदि कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो, मैक्सिमम वैल्यू यदि पूछ ले तो कोई मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम ए प्लस में बी की वैल्यू पूछोगा, सॉरी, ए माइनस बी की और ए प्लस में बी की अब तुम निकाल देना, ए प्लस में बी की निकाल देना मेरे के लिए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस में बी की, ए माइनस बी की मैं जो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताता हूँ आपको। जब ए माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो ए का मान हमेशा बड़ा रहना चाहिए बी से, क्योंकि ए माइनस बी निकालना है ना मेरे को, और ए को मैं बहुत ज्यादा बड़ा ले लूं और बी को मैं बहुत ज्यादा छोटा ले लूं,
तो ए ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। तो ए को 9 रखूंगा तो बी की वैल्यू 6 पॉसिबल है। बी की वैल्यू 6 पॉसिबल है। अब 8 रखूंगा तो 5 है। और यहां पे यदि 4 रखूंगा तो कितना आएगा फिर, सॉरी 7 रखूंगा तो 4 आएगा। मतलब ये हर केसेस में 3 3 ही आ रहा है यहां से। ठीक है। और नीचे वाले में तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि भाई बी तो आर ज्यादा है ना इससे, तो मतलब माइनस में वैल्यू आएगी। तो मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना ए माइनस बी की, मैक्सिमम की है ए माइनस बी की ये है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए सो दैट 4 2 a 4 8 b, ए ग्रेटर देन बी है, इज डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल है तो लगाओ। बी प्लस में 4, बी प्लस में 6, और यहां से क्या बन जाएगा, ए बी प्लस में 6 यहां से बन गया। 8 प्लस में ए और 12 प्लस में ए, ठीक है 12 प्लस में ए यहां से बन गया मेरे पास। ठीक है। अब इनका डिफरेंस फिर वही 0 या 11 का मल्टीपल, या तो 0 हो सकता है या 11 हो सकता है। क्योंकि 22 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 22 के लिए इनको डबल डबल डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। ठीक है। तो भाई यहां देखो देखो 6 और 6, यहाँ पे +6 ज्यादा ही है ये। तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई इसको डिफरेंस को यदि मेरे को 0 बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इस 6 के डिफरेंस को खत्म करूं यहां से। मतलब जितना मैं ए की वैल्यू लूंगा उससे मैं 6 ज्यादा ले लूं बी की वैल्यू को। तो या क्या क्या कह सकता हूं, पहले तो मैं ए की वैल्यू है जो बी से 6 ले लूं, तब ये डिफरेंस 0 हो सकता है। मान लो यदि ए की वैल्यू 0 ले ली तो बी की वैल्यू 6, तो 6 12, 12 माइनस 12 0 हो गया। ए की वैल्यू 1 ले ली तो बी की वैल्यू 7। ये समझ में आ रहा होगा ना ये चीज, तो आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर लगानी है इसमें, तो भाई ऐसे थोड़ी होगा। तो मतलब ये क्या हो गया, मेरे पास 0 डिफरेंस हो गया। अब 11 का डिफरेंस बनाऊंगा मैं, तो भाई ये 6 पहले ही ज्यादा है, मतलब ए की वैल्यू को मैं बी से 5 ज्यादा और ले लूं, तो मेरे पास काम बन जाएगा। मतलब ए की वैल्यू 5 ज्यादा हो इससे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 11 डिफरेंस बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 0 बन रहा है। 0 डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे, 11 बन रहा है। ठीक है। तो मतलब मेरे पास दो केसेस हैं, या तो बी की वैल्यू ए से 6 ज्यादा हो, या फिर ए की वैल्यू बी से 5 ज्यादा हो। ठीक है। और हमको ए बड़ा रखना है बी को, ए से बड़ा, ए को बड़ा रखना है। तो जब ए को बड़ा रखना है तो मेरे पास ये वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये वाला केस तो मेरे पास कट गया। मतलब मेरे पास एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कि यदि मेरे पास क्या रहेगा, बी की जो वैल्यू रहेगी ना वो हमेशा ए से 5 कम रहेगी, कम रहेगी। ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ए का सबसे छोटा मान बताना है, ए का सबसे छोटा मान। तो ए का सबसे छोटा मान तो यही हो सकता है ना, कि इसकी वैल्यू यदि मैं 0 लूंगा, सबसे छोटा मान यदि बी की सबसे छोटा मान लूंगा, तो ए का सबसे छोटा मान 5 ही तो आ रहा है। और इसका सबसे मैक्सिमम मान पूछ लिया होता तो 9 आता। ये तो क्या है, मिनिमम है, और ये क्या है, इसका मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये है मेरे पास, इन ए ट्राइंगल एबीसी ए पॉइंट डी लाइज ऑन ए बी एंड ई एंड एफ लाइज ऑन बी सी। अच्छा मेरे पास है, चलो मैं बनाता हूँ, अब चित्र ही बनाता हूँ। सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखे हैं भाई, जिसको भी ट्राइंगल अच्छे से पढ़ना है हमारा, जो क्विक रिवीजन करना है, तो मैंने ज्योमेट्री की वीडियो डाली हुई है। ठीक है। वीडियो नंबर फर्स्ट देखना, ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज वीडियो फर्स्ट। ठीक है। मेरे पास ए बी पे पॉइंट, कोई पॉइंट है डी लाई करता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ई एंड एफ लाइज ऑन बी सी सच दैट डी एफ इज पैरेलल टू ए सी। अच्छा, मतलब मेरे पास यहाँ पे कोई एफ पॉइंट है, जो डी एफ है वो पैरेलल टू ए सी है मेरे पास। ठीक है। एंड डीई इज पैरेलल टू ए एफ, डीई इज पैरेलल टू ए एफ। मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों बनाया, आपको समझ में आ गया होगा। मेरे को डीई को पैरेलल बनाना है ए एफ के। इससे बाहर तो लूंगा नहीं ना मैं, एफ से बाहर थोड़ी लूंगा फिर ई को, डी एफ को। ये पैरेलल इसके हो गया, और ये पैरेलल इसको। बीई इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एंड ई एफ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ निकालनी है मेरे को। ठीक है। तो भाई सिमिलैरिटी लगाओ अब यहाँ पे, है ना। जब देखो हम इस वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं, ये ए बी एफ ट्राइंगल को, ए बी एफ ट्राइंगल है ना, ए बी एफ ट्राइंगल। जब ये इसके पैरेलल है, डीई इज पैरेलल टू ए एफ, डीई इज पैरेलल टू ए एफ, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो बीई और ई एफ का रेशियो है वही बीडी और ईडी का रेशियो रहेगा। मतलब बीडी रेशियो एडी, मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 2:3। 2:3 सिमिलैरिटी पड़ी होगी भाई थोड़ा बहुत तो। ठीक है। अब भाई मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक बार बड़ा ट्रायंगल लेना है, देखो।
मैं इस वाले ट्रायंगल को लूं, ए बी सी को लूंगा मैं, ए बी सी को। ठीक है, ए बी सी को ले रहा हूं, है ना। तो ए बी सी को ले रहा हूं मैं, तो मेरे पास क्या पैरेलल है, मेरे पास ये डी एफ है ना, डी एफ, वो इसके पैरेलल दे रखा है मेरे को, ए सी के पैरेलल। तो डी एफ पैरेलल ए सी दे रखा है। और ये यहां से यदि मैं देखूं तो मेरे पास क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ये वाला मेरे को 2:3 दे रखा है ना। तो मतलब मैं यहां से क्या कह रहा हूं कि यदि मैं देखूं तो मेरे पास यहां से बी डी रेशियो ए बी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा मेरे पास यहां से, बी एफ रेशियो बी सी। तो ये कितना है, बी डी रेशियो ए बी 2:5 इज इक्वल्स टू बी एफ कितना है, बी एफ 4 सेंटीमीटर है। बी सी निकल जाएगा ना यहाँ से, बी सी कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, यानी बी सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। भाई इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। सॉरी, हाँ मतलब यदि, क्या कहना चाह रहे हैं ये, हाँ मतलब ये दो की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्या, अच्छा ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे की सारे इंपॉर्टेंट ही हम लेके आए हैं यहाँ पे, टेंशन मत लो आप ऐसे, ठीक है। 3 रनर्स हैं, राहुल सौरभ एंड रोहित रन ए रेस। भाई पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इसके लिए पहले जो है रिवाइज कर लेना एक लीनियर रेस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वो हमने हमारे ही चैनल पे डाला हुआ है, इजी मैथ अड्डा पे, आप जाकर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, लीनियर रेस वाला जो है कॉन्सेप्ट रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। विद राहुल फिनिशिंग 48 मीटर्स अहीड ऑफ सौरभ। मैं दो मेथड्स बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको, मेथड 1 जिनका दिमाग अच्छे से चलता है बहुत ज्यादा, और मेथड 2 ये है, ठीक है। और इसमें प्रियोरिटी मेथड ये रहेगा मेरा, ठीक है, क्योंकि आप भाई थोड़ा दिमाग विकसित करोगे तभी तो आप जाके कर पाओगे ना इन क्वेश्चन को, ठीक है। मान लो ये राहुल था, है ना, ये सौरभ था और ये रोहित था। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि राहुल फिनिशिंग 48 मीटर अहीड ऑफ सौरभ। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि राहुल यहां पहुंच गया है ना, तो इससे ये जो सौरभ और राहुल के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 48 मीटर। मतलब यदि राहुल जो एंड पे पहुंच गया होगा रेस के पे, तो उससे 48 मीटर पीछे सौरभ फिनिश कर रहा है, ठीक है। एंड 68 मीटर अहीड ऑफ रोहित, मतलब 68 मीटर अहीड ऑफ रोहित, मतलब सौरभ और रोहित के बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा फिर, 20 मीटर का, 20 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा। आप समझ गए ना कि राहुल और सौरभ के बीच में जो डिफरेंस रहा ना, मतलब राहुल ने सौरभ को 48 मीटर से हरा दिया और राहुल ने रोहित को 68 मीटर से हरा दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि इन द अनोदर रेस ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ की मेरे पास कोई अनोदर रेस है, सेम लेंथ की मेरे पास कोई अनोदर, ठीक है। तो आप ये पहले रिवाइज कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब राहुल ने सौरभ से 48 मीटर पहले खत्म करा और रोहित से 68 मीटर पहले खत्म करा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, यदि सेम लेंथ की रेस होती तो सौरभ फिनिशेस 25 मीटर अहीड ऑफ रोहित। मतलब ये मेरे पास सेम ही रेस है, तो सौरभ और रोहित के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था ना, सौरभ और रोहित के बीच में जो डिफरेंस, सौरभ और रोहित, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25 मीटर का, 25 मीटर का, ठीक है। अब यहां पे आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन पावर लगानी है, ढंग से देखना कि भाई पहले केस में तो आप ये कह रहे हो कि राहुल ने जितना चला ना, उससे 48 मीटर कम चला सौरभ, और उससे 20 मीटर कम चला रोहित, ठीक है। लेकिन आप सेम लेंथ में दौड़ा रहे हो, तो ये कहना चाह रहा है कि उसी सेम लेंथ में यदि हम अल्टीमेटली बोलें, तो सौरभ ने 25 मीटर पहले फिनिश कर दिया रोहित से। मतलब सौरभ ने रोहित को 25 मीटर से हरा दिया, हरा दिया सौरभ ने 25 मीटर से। तो मतलब मैं क्या देख पा रहा हूं कि यहां पे उनके बीच में 20 मीटर का गैप था, और यहां पे उनके बीच में कितने का गैप आ गया, 25 मीटर का। ये तो मेरे पास फाइनल गैप है उन दोनों के बीच का, फाइनल गैप, और ये भी उन दोनों के बीच का फाइनल गैप है। तो ये फाइनल गैप यहाँ पे 20 मीटर कैसे रह गया और यहाँ पे ये 25 मीटर कैसे रह गया, सेम आना चाहिए था ना गैप तो। क्योंकि भाई अल्टीमेटली यहाँ पे भी दोनों रेस खत्म कर चुके हैं और यहाँ पे भी रेस खत्म कर चुके हैं। तो मैं क्या कह पा रहा हूं कि भाई जितनी देर में ये सौरभ ने, सॉरी जितनी देर में ये रोहित ने 5 मीटर और चला, यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जितनी देर में सौरभ ने 5 मीटर और चला, तो उतनी देर में 48 मीटर का गैप क्रिएट हो गया राहुल और सौरभ के बीच में। मतलब यदि सौरभ ने 5 मीटर चला तो राहुल और सौरभ के बीच में 48 मीटर का गैप क्रिएट हो गया।
मतलब जितने में सौरभ ने 5 मीटर चला, उतने में राहुल कितना चल लिया, 48 मीटर। तो हमको तो इस 25 मीटर के गैप को खत्म करना है ना। 5 मीटर में ये 48 मीटर का गैप क्रिएट हो रहा है, तो 25 मीटर में कितने का गैप क्रिएट होगा, 240 मीटर का ना। 240 मीटर इज द फाइनल आंसर। ये तो उनके लिए है जिनका दिमाग अच्छा खासा चलता है। मेथड टू क्या कहता है कि ये तो राहुल हो गया, ये मेरे पास सौरभ हो गया, और ये मेरे पास रोहित हो गया, ठीक है। राहुल यदि एक्स चल रहा है तो ये कितना चल रहा है, x-48। अब आप यहां पे तो सीधा समझ पाओगे, रोहित कितना चलेगा, x-20। केस टू क्या है, मेरे पास सौरभ है और यहां पे क्या है, मेरे पास रोहित है। यदि सौरभ ने x किलोमीटर चला तो इसने कितना चला, x-25। अब ये तो आप ध्यान रखेंगे ना। मैंने लीनियर रेस में जब पढ़ाया था तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भाई टाइम सेम रहता है। मतलब जितने टाइम में इसने x-48 चला, उतने टाइम में इसने x-20 चला। और जितने टाइम में इसने x चला, मतलब अनोदर रेस में सेम लेंथ की में, उतने टाइम में इसने x-25 चल दिया। पर यहाँ पे स्पीड तो सेम है ना, स्पीड तो सेम है। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये x-48 जितने में चला है वो x की वैल्यू है। मतलब मैं यहां से यदि x-48 और x-30 का रेशियो निकालूं, वो रेशियो किसके बराबर रहेगा, x इंटू में x-25 के, x अपॉन में x-25 के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है। मतलब ये यहां से टाइम तो सेम रहता ही है, मैं लीनियर रेस में आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था। यहाँ पे स्पीड भी सेम है, और जब स्पीड सेम है तो दोनों का, यहाँ पे ये x-48 चल रहा है तो यहाँ पे ये x कैसे चल गया। मतलब कुछ तो इनके बीच में रिलेशन होगा। तो इनका रिलेशन ये है कि भाई दोनों का रेशियो इक्वल रहेगा। अब यहां से सॉल्व करना है मेरे को जस्ट। ठीक है। तो यहां से करो सॉल्व। कितना आ जाएगा, 2x, सॉरी x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 48 और 25, 40 और 20 मतलब 73x हो जाएगा। प्लस में 48 इंटू में 25 करूंगा तो 25 चौका 100 मतलब 1000, और 25 × 200 यानी कि 1200। 1200 ही आएगा ना, इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया मेरे पास, x स्क्वायर माइनस में 30x। ठीक है। x-20 है भाई। अरे x-68 करो ना इसको, मैं x-68 करो ना, क्योंकि भाई 68 का गैप रहा है ना उनके बीच में तो। ठीक है, मतलब इसको 68 करो। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 5x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1200 आ जाएगी। मतलब x की जो टोटल वैल्यू है वो मेरे पास कितना रहेगा, 240। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ड्यू टू सम क्राइसिस pupil from state A migrated to state B and thereby the population of second A state increased by 19.96 96%। मतलब ए टू बी माइग्रेट कर गया, तो मतलब जो बी की पॉपुलेशन है वो 19.96% बढ़ गई। मतलब यदि बी की पॉपुलेशन पहले 100 थी तो वो 100 से कितना हो गई, 119.96 हो गई। ठीक है। However, at a later stage, all of them returned to state A। मतलब ये वापस जो 19.96 की वृद्धि हुई है ना, तो ये सारे पीपल ए में जाएंगे। देन वाई व्हाट परसेंट डिड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी डिक्रीजेस। मतलब कितना डिक्रीज कर जाएगी। मतलब ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना, कि एक नंबर को यदि 25% बढ़ा दिया, 4 से 5 कर दिया, तो हम यदि ये कह दें कि वापस उसी नंबर पे जाने के लिए उसको कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा, 20% घटाना पड़ेगा। ठीक है। यदि किसी नंबर को 11:1/9 प्रतिशत बढ़ा दिया, मतलब उसको 9 से 10 बना दिया, तो उसी नंबर पे जाने के लिए उसको कितना बढ़ाना घटाना पड़ेगा, 10% घटाना पड़ेगा उसको। तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि हमको यदि 100 से 119.96 हो रहा है, तो हमको इससे वापस इसी पे जाना है। तो मतलब ये 19.96 घटाना पड़ेगा, किस पे, 119.96 पे। देखो अब ये 19.96 है तो लगभग 20 है, और ये कितना है, ये मेरे पास 120 है। तो मतलब ये कितना है, 20 अपॉन में 120 इक्वल टू 1/6, और 1/6 क्या होता है, 16.64%। पर आप ये कहोगे कि सर ये 16.64% तो तब होता ना अप्रोक्सीमेट, जब हम कर पाते हैं इसको, क्योंकि 1/6 कितना होता है, 16.66%। तो भाई ये थोड़ा सा कम है इससे फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे 100 का गैप है, यहाँ पे 100 का गैप है। लेकिन आप एक बात बताओ कि एक तो मैं 3/4 लिखूं, एक मैं 2/3 लिखूं, तो 3/4 कितना होता है, 75%। और 2/3 कितना होता है, 66.66%।
मतलब जो बड़ा वाला फ्रैक्शन रहेगा ना, डिफरेंस दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 100 का डिफरेंस है, तो मतलब डिफरेंस सेम हो तो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़े रहेंगे वो वाली फ्रैक्शन बड़ी रहेगी। मतलब ये 20/20 बड़ी फ्रैक्शन थी, तो 1/6 16.66, तो इससे थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन तो दे रखा है। यदि ये 17.54 की जगह मान लो ये दे रखा होता मेरे को 16.74 दे रखा होता, 16.74, तो भी आप इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज होते क्या? तब भी आपका आंसर यही रहता, सीधा सा। अब भाई जो कंफ्यूज होता है उसकी सीधी सी बात है, प्रैक्टिस है नहीं इतनी। ठीक है, तो आओ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। In a circle with center O, ACBO is a parallelogram where C is a point on the minor arc AB। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे कोई मेरे को क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है, और सर्कल में क्या बनाना है, ओ इज द सेंटर, है ना। और ए सी बी ओ मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आई थिंक तुम्हें आती होंगी थोड़ी बहुत, तो कि ए सी बी ओ बनाना है ना, मतलब मेरे को ए सी, क्योंकि माइनर आर्क ए बी पे है ना वो, बी और ए, ठीक है। तो मतलब ए सी बी और ओ, ठीक है, ये बनाना है। तो व्हाट इज द मेजर, और ए ओ बी की वैल्यू बतानी है मेरे को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, कि इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होंगी, इसके आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो बराबर रहते हैं। तो मान लो मैंने इसको 2 थीटा मान लिया, तो ये भी 2 थीटा है ना। अब इसको 2 थीटा क्यों माना, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत, ठीक है। क्योंकि यदि ए ओ बी, ए बी आर्क को पकड़ू मैं, ए बी आर्क द्वारा सेंटर पे कितना बन रहा है, अब सेंटर पे कितना बन रहा है, 2 थीटा, तो यहाँ पे कितना बनेगा फिर, थीटा, थीटा। और इस वाले क्वाड्रिलेटरल को देखो आप, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को, यदि मैं इसको डी पॉइंट मान लूं, तो ये ए बी सी डी इज क्या बन जाएगा मेरे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मतलब ये आमने सामने के एंगल्स का योग कितना रहेगा, 180, मतलब थीटा प्लस में 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 यहाँ से, और थीटा इज इक्वल्स टू 60, तो एओबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 थीटा 120, ठीक है। अब एक चीज याद रखना मेरे पास यहाँ से, कि भाई ये जो हम इसको सेंटर को हमने बना के खींचा है, सेंटर को मिला के जब हम कोई सेंटर को यदि हम रेफरेंस लेके यदि हम कोई पैरेललोग्राम खींचते हैं, तो वो मेरे पास क्या रहता है, ये ऑलवेज विल बी ए रोम्बस, ऑलवेज ए रोम्बस। और रोम्बस क्या होता है, वर्ग का ही भाई रहता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती हैं, जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज। और ये समचतुर्भुज कैसे बना वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। कि मान लो यदि ये मेरे पास क्या थी, ओ से ए को मिलाया तो मतलब ये रेडियस है, ओ से बी को मिलाया तो ये रेडियस है, ठीक है। तो जब ये रेडियस, तो मतलब मैंने बोला था पैरेललोग्राम में आमने सामने भुजाएं समान, तो ये भी आर और ये भी आर, और जब चारों भुजाएं समान हो गई तो मतलब वो क्या रहता है, वर्ग रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने पैरेलल लाइंस भी खींची थी ना, तो पैरेलल लाइन में समचतुर्भुज बनेगा वो। अब समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या रहती है, कि भाई इसका डायगोनल खींचेंगे तो ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर भी रहेगा, मतलब ये 60 डिग्री का तो ये भी 60 का, और जब ये 60 है तो ये दोनों 60 60 ही तो रहेंगे, क्योंकि रेडियस ही तो है मेरे पास, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये रेडियस नहीं है मेरे पास लेकिन, ठीक है। ठीक है, जब ये 60 तो ये भी 60 और ये भी 60, मतलब मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, और इसकी जो मेरे पास वैल्यू रहेगी इसकी, इस डायगोनल की, तो इस डायगोनल की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, √3 r, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास है यहाँ से पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। अच्छा, पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ से मेरे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, ए और बी पॉइंट्स हैं मेरे पास, ए और बी पॉइंट्स, ठीक है। पी ए बी एंड पी एम एन आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी पे कोई टेंजेंट्स है, मतलब यहां से यदि मैं पी पॉइंट मान लेता हूं, तो पी ए एम और पी बी एन,
पी ए एन और पी बी एन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली पी आउटसाइड द सर्कल, पी पॉइंट क्यू इज ऑन द माइनर आर्क, मेजर आर्क ए बी। अब मेजर आर्क कौन सी रहेगी भाई, ये इधर वाली तो माइनर रहेगी, ये मेरे पास कौन सी रहेगी, मेजर, सॉरी, क्या कह रहा हूँ यार। हाँ मतलब मेजर आर्क ए बी पे है ना, तो मेजर आर्क कौन सी बनेगी मेरे पास, ये वाली बनेगी, ये वाली बनेगी ना, है ना। अब मेरे पास यहाँ से क्या बन रहा है, क्यू ए एम की वैल्यू दी हुई है मेरे को, क्यू ए एम, क्यू ए एम। 1 सेकेंड, मेजर आर्क तो ये बनेगी ना मेरे पास, राइट राइट राइट। ठीक है, तो मेजर आर्क तो मेरे पास ये बनेगी ना, इससे हटके वाली, तो ये क्यू ए एम है मेरे पास, क्यू ए एम। और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, क्यू बी एन। क्यू ए एम मेरे को कितना दिया हुआ है, 58 डिग्री, और क्यू बी एन मेरे को कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसको उल्टा देते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या पूछ रहा है ये, हमसे क्या पूछ रहा है ये, कौन एपीबी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, एपीबी की वैल्यू। एपीबी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे एक थ्योरम काम आएगी अभी मेरे पास। देखो, ये मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास टेंजेंट हो गई, है ना, और ये मेरे पास सीकेंट हो गई। तो मेरे पास जहां पे भी टेंजेंट सीकेंट बन जाए, तो मेरे पास वहां पे अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम होती है, एक वो लगती है। ठीक है, और वो अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम क्या होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट उस पर बताता हूँ। कि अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम ये होती है कि मान लो मेरे पास कोई टेंजेंट और सीकेंट खींची मैंने, तो यदि ये अल्फा है, तो यहाँ पे जो भी अल्टरनेट सीगमेंट में बनेगा तो वो एंगल बराबर रहेगा। मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, चाहे वो कहीं बन जाए, यहाँ पे बन जाएगा, अल्टरनेट सीगमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अल्फा लिया है तो मैं इसको यहीं पे बना दूं, मतलब इसको यहाँ पे लेके ऐसा कुछ बना दूं, तो यहाँ पे नहीं रहेगा ऐसा। ठीक है, इसका प्रूफ इतना जरूरी है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा देख लो। कि मान लो ये मेरे पास ओपी क्या है, रेडियस है, और ये टेंजेंट है मेरे पास, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री। मतलब जब ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, और जब ये 90 माइनस अल्फा तो ये भी मेरे पास 90 माइनस अल्फा ही है ना। क्यों, क्योंकि ओपी और ओक्यू रेडियसेस है मेरे पास, और जब ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना, 180, सॉरी 2 अल्फा रहेगा ना, 2 अल्फा। और जब ये 2 अल्फा तो ये अल्फा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब यहां से ये मेरे पास 58 डिग्री आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये मेरे पास जो एंगल रहेगा वो मेरे पास कितना रहेगा, 58 डिग्री रहेगा। और ये मेरे पास अल्टरनेट सेगमेंट से क्या बन जाएगा, यहाँ पे 50 डिग्री। जब ये 58 और ये 50, तो बचा कुछ एंगल कितना बचा मेरे पास, ये मैं यदि निकालूं यहाँ से क्यू, ए क्यू बी निकालूं, ए क्यू बी, तो ये कितना हो गया, 50 और 50, 100, 108, यानी कि ये 72 डिग्री। और जब ये 72 डिग्री, तो मेजर आर्क में बन रहा है ये। और मेजर आर्क में कितना बनता है, 90 - थीटा/2। मैंने आपको समझाया हुआ है, ये 90 - थीटा/2। और माइनर आर्क में कितना बनता है, 90 + थीटा/2। ठीक है, तो जब ये 90 - थीटा/2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 36 डिग्री। यहाँ पे थीटा बनता है। ठीक है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बता देता हूँ फिर भी, चलो। ये 1020 और 1040 प्लस में √3, 1020, 1040। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, देखो 1020 प्लस में 1040 प्लस, ये कितना रहेगा मेरे पास, 1060 और 1020 और 1040, मतलब 40 और 20, 60 आ रहा है मेरे पास। √3 की वैल्यू 1060 होती है ना। सोचने का तरीका यही है कि भाई यहाँ पे √3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है, √3 की वैल्यू निकालो, यहाँ पे 1060 रखो √3 की जगह, फिर यहाँ से ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि भाई 40 और 20, 60 है। मतलब मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ कि ए प्लस में बी माइनस में सी इज इक्वल्स टू 0 है मेरे पास। ए प्लस में सी माइनस में, ए प्लस में बी माइनस में सी इज इक्वल्स टू 0 है। तो अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि मान लो यहाँ पे यदि ए प्लस में बी प्लस में सी 0 होता मेरे पास, लेट, ठीक है, ए प्लस में बी प्लस में सी 0 होता मेरे पास, तो मैं क्या कह पाता कि ए प्लस में बी इज इक्वल्स टू -सी। अब दोनों से 10 निकालो, 10, तो 10 a + b बन गया यहाँ से। और 10 माइनस में सी कितना होता है, -10c। ठीक है, तो यहां से लगाओ 10a प्लस में 10b अपॉन में 1 - 10a 10b इज इक्वल्स टू -10c।
ठीक है, मतलब मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं कि यदि मैं -10 a प्लस में 10 a 10 b 10 c बनेगा। 10 c को इधर ले आऊंगा तो 10 a प्लस में 10 b प्लस में 10 c इज इक्वल्स टू कितना बन गया मेरे पास? 10 a 10 b 10 c। 10 a 10 b और 10 c। और मेरे पास क्या होता है कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, या फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। यदि मैं इसकी जगह 1/10 1/cot a 1/cot b 1/cot c इसकी जगह ऐसे लिख दूं, तो मेरे पास क्या रिलेशन वो बन जाएगा यहाँ से? cot a cot b प्लस में cot b cot c प्लस में cot c cot a इज इक्वल्स टू 0। सॉरी कॉट, यहाँ से क्या बनेगा? cot a, सॉरी 1 बनेगा ना, ये 1। ठीक है, यहां से करके देखेंगे तो 1/cot a 1/cot b 1/cot c, इसको करके देखोगे तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? 1। तो मतलब ये किस केस में है? ये मेरे पास जीरो के केस में है। पर आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि भाई हमारे पास tan 0 इज इक्वल्स टू क्या रहता है मेरे पास? tan 180 डिग्री। मतलब ये, यदि मेरे पास a प्लस में b प्लस में 0 हो तब भी मेरे पास वैलिड रहेगा, और यदि a प्लस में b प्लस में c यदि मेरे पास 180 रहेगा तब भी वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल्स टू 180 माइनस सी होता है, तो tan लूंगा तो tan 180 माइनस सी माइनस 10 c तो होता, -10 c ही तो होता, तब भी मेरे पास यही फॉर्मूला आता। मतलब ये तो किसके लिए वैलिड है? जब मेरे पास a प्लस में b प्लस में c 0 हो, या फिर a प्लस में b प्लस में c 180 हो। ठीक है, और यदि a प्लस में b प्लस में c मेरे पास 90 हो, या फिर मेरे पास 270 हो, ठीक है, इनको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि tan a प्लस में b प्लस में c का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस में 10b प्लस में 10c माइनस tan a 10b 10c अपॉन 1 माइनस tan a 10b प्लस माइनस 10b 10c माइनस 10c 10 a। तो वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो भाई हम यहाँ से देखें तो मेरे पास cot 90 क्या होता है? cot 90 मेरे पास 0 होता है, और cot 0 क्या होता है मेरे पास? अनडिफाइंड। ऐसे ही tan 90 यदि मैं लिखूंगा तो tan 90 मेरे पास अनडिफाइंड रहता है। ठीक है, तो मेरे पास जब cot 90 0 रहता है तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 90 के लिए क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? cot a प्लस में cot b प्लस में cot c इज इक्वल्स टू cot a cot b cot c। cot c। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहां से क्या देख पाया हूं? अब मैं यहां से कुछ नहीं देख पा रहा कि यदि मेरे पास यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो मेरे पास क्या है यहाँ पे? a प्लस में b इज इक्वल्स टू सी है, मतलब मेरे पास a प्लस में b इज इक्वल्स टू सी है मेरे पास। यानी कि a प्लस में b माइनस में c इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास यही तो आ रहा है। यदि मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं और इसको c मान लूं, मेरे पास यही तो आ रहा है। यही तो आ रहा है मेरे पास। तो अब यहां से ये कॉन्सेप्ट देखो कि यदि मैं मान लो किसी एक को भी, सी को मैं माइनस में ले लेता हूं, जैसे सपोज करो कि a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल्स टू 0 था यहाँ पे। पर यदि मैं ऐसे करता कि a प्लस में b माइनस में c ले लेता इसको, माइनस में c इज इक्वल्स टू 0, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता मेरे पास? यहाँ पे tan a प्लस में tan b, अब यहाँ पे लिख के बताऊं क्या आपको? tan a प्लस में tan b माइनस में tan c की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है यहाँ से? tan a tan b और tan c। यहाँ पे माइनस और लगाना पड़ता मेरे को, माइनस और लगाना पड़ता मेरे को, और तो कुछ नहीं होता ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको सिमिलर सिमिलर ऐसे ही कुछ केसेस लगाने हैं कि यहाँ पे यदि ये a प्लस में b प्लस माइनस में c इज इक्वल्स टू 0 बन रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा मेरे पास? कि यहाँ पे लगाओ, मेरे पास क्या बनेगा? a प्लस में b माइनस में c इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये क्या बनेगा मेरे पास? tan 20 प्लस tan 40 -tan 60, क्योंकि सी की जगह माइनस सी ले लिया अब इसने। सी की जगह माइनस सी ले लिया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? -tan 60 -tan 40, सॉरी tan 40 और tan 20। ठीक है, ठीक है ना? अब यहां से ये कितना बन जाएगा फिर मेरे पास? माइनस में √3 tan 40 tan 20। ठीक है, या फिर हमसे जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, अब इसकी वैल्यू यहां से आ रही है ना, देखो मेरे पास यहां से यदि मैं इसको ले आऊं इधर पक्षांतर कर दूं, tan 20 प्लस में tan 40 प्लस में √3 tan 40 tan 20।
इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना रहेगा, 1060। और ये वही तो है जो हमसे पूछ रहा था, ये वही तो है जो हमसे पूछ रहा था। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। मतलब इसका आंसर क्या होगा, मेरे पास √3 होगा। ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। थैंक यू यदि जिसने पूरी वीडियो वॉच करी है। ठीक है, तो भाई कुछ ना कुछ आउटपुट मिला होगा भाई, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा पोटेंशियल कम होता जाता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।